गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं यश हुसैनी बीएससी सेकेंड ईयर की फ़िज़िक्स क्लास में आपका स्वागत करता हूं। प्रीवियस क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे किसके बारे में, कोलपिट ऑसिलेटर के बारे में। ठीक है, ऑसिलेटर के बारे में, कोलपिट दोलित्र के बारे में। और इसमें हम प्रीवियस 2 क्लास में हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, तो हम इसका विश्लेषण कर रहे थे। आज की क्लास में हम इसे कंप्लीट करेंगे और इसमें जो हमारे पास आवृत्ति होती है ना, उसके लिए फॉर्मूला ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो प्रीवियस क्लास में हम कर चुके हैं। ठीक है, सबसे पहले तो प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि ये जो सर्किट होता है ना, उसमें क्या होता है, एक स्रोत होता है, कौन सा, GM इंटू VBE। ये पॉइंट होता है हमारे पास क्या, पॉइंट A, और ये पॉइंट होता है हमारे पास क्या, G। और A और B के बीच में हमारे पास क्या कनेक्ट होता था, C2 कनेक्ट होता था। क्या कनेक्ट होता था, C2। यहाँ हमारे पास नीचे क्या होता था, एक L लगा होता था, ये L। यहाँ हमारे पास क्या था, C1 था। यहाँ हमारे पास क्या था, HIE था। यहाँ से करंट मैंने मानी थी कितनी, I1। यहाँ जा रही थी I2, तो यहाँ कितनी गई थी, I1 माइनस I2 गई थी। ठीक है, और यहाँ मैंने मानी थी इसमें क्या, I3 मानी थी। मानी थी या नहीं मानी थी, मानी थी। फिर प्रीवियस क्लास में हम I2 की वैल्यू डिस्कस कर चुके थे, फाइंड आउट कर चुके थे। क्या आई थी I2 की वैल्यू, 1 प्लस आयोटा ओमेगा C1 इंटू क्या, HIE अपॉन 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर LC2। ठीक है, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर LC2 प्लस आयोटा ओमेगा C1 प्लस C2 आयोटा ओमेगा C1 प्लस C2 माइनस ओमेगा स्क्वायर LC1 C2। ये किसकी वैल्यू आई थी हमारे पास, ये जो वैल्यू आई थी निकल के हमारे पास। और ये पूरे के बाहर क्या था, HIE इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये जो वैल्यू निकल के आई थी, ये किसकी वैल्यू थी, I2 की वैल्यू थी। की थी ना हमने। अगर वो वाली वीडियोस नहीं देखी है तो पहले प्रीवियस वीडियोस देखनी है आपको ना, जब भी पता लगेगा ये कैसे निकल के आई है। सेकेंड, हमने I3 की वैल्यू को भी फाइंड आउट कर लिया था। जो I3 की वैल्यू आई थी वो 1/1 प्लस आयोटा ओमेगा। ठीक है, 1 प्लस आयोटा ओमेगा C1 इंटू HIE। और यहाँ पर होता था हमारे पास क्या, I2 इक्वेशन नंबर सेकेंड। और देखो I2 वाली में यहाँ पर होता था क्या, I1। भूल मत जाना, नहीं तो आगे का डेरिवेशन नहीं बनने वाला है। 1/1 प्लस आयोटा ओमेगा C1 HIE I2 और 1 प्लस आयोटा ओमेगा C1 HIE I1। ठीक है, अब देखो ये तो हमारे पास क्या था, ये दोलित्र था, H प्राचल परिपथ। अगर हम इसका मूल परिपथ देखें, बेसिक सर्किट देखें, तो उसमें क्या होता था, एक ट्रांजिस्टर होता था। ठीक है, यहाँ पर क्या होता था, RE। यहाँ एक संधारित्र होता था, क्या, CE। यहाँ ऊपर एक चौक कॉइल होती थी, चौक कुंडली होती थी, RC। यहाँ VCC, ये क्या था, ट्रांजिस्टर था। ठीक है, इससे यहाँ से हम क्या लेने वाले थे, निर्गत। और इस टर्मिनल से हम क्या लेते हैं, निर्गत लेते हैं, हमेशा लेते हैं। अब इसमें यहाँ पर Q पॉइंट का निर्धारण करने के लिए प्रतिरोध लगे होते थे, एक तो R1 और दूसरा क्या लगा होता था, R2।
और ये कौन सी साइड थी हमारे पास, निवेशी साइड थी, ऐसे कनेक्ट था हमारे पास। क्लियर है। अब इसमें क्या करते थे, एक यहाँ से निर्गत लेते हैं हम। निर्गत में हमारे पास यहाँ पर क्या लगा होता था, एक संधारित्र लगा होता था, कौन सा, C2। यहाँ पर एक क्या लगा होता था, याद करो, L लगा होता था। ये बेसिक सर्किट पढ़ रहे हैं किसका, कोलपिट का। यहाँ नीचे हमारे पास क्या लगा होता था, C1, और ये हमारे पास ऐसे पुनर्निवेश हो रहा था किसकी हेल्प से, एक संधारित्र की हेल्प से, Cb नाम का संधारित्र था। E को हम ग्राउंड करते हैं यहाँ से, तो यहाँ जुड़ा हुआ है ये, यहाँ हम इसको 0 वोल्ट पर रखते हैं और इसका नाम रखते हैं .G रख देते हैं। ठीक है, तो ये जो सर्किट था ना, ये हमारे पास मूल सर्किट था, बेसिक सर्किट था किसका, कोलपिट ऑसिलेटर का। अब देखो ये जो C2 होता है ना, ये C2 कहाँ जुड़ा हुआ है, A और G के बीच में, और ये जो टर्मिनल है ना, ये वाला और ये वाला, ये यहाँ से हम क्या लेते हैं, आउटपुट लेते हैं, निर्गत लेते हैं। ठीक है, तो G तो ये रिया, और G और A के बीच में C2 है, तो अगर ये G है तो ये फिर क्या होना चाहिए, A होना चाहिए। क्लियर है। तो इसके जो निर्गम टर्मिनल होंगे ना, वो क्या होगा, एक तो A होगा और एक G होगा। क्लियर है। ठीक है, तो इसके हमने निर्गम टर्मिनल देख लिए। अब इसको हम क्या कर लेते हैं, एक बार सोल्व कर लेते हैं। देखो ये जो एम्पलीफायर है, प्रवर्धक है कि जो निर्गम टर्मिनल जो है हमारे पास, निर्गम टर्मिनल हैं वो क्या है, A व G है। ठीक है, निर्गम टर्मिनल क्या है, A व G है। ठीक है, बिल्कुल है। तो हम यहाँ से क्या निकालते हैं, निर्गम वोल्टा। क्या निकालते हैं, निर्गम वोल्टा। वो क्या होगी, V0। ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल टू क्या होता है, IR। तो देखो ये C2 प्रतिबाधा होगी, ठीक है, IR, और इसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है, यहाँ से देखो I1 माइनस I2, तो I1 माइनस I2, और C2 की प्रतिबाधा क्या होगी, R की जगह C2 को हम क्या लिखते हैं, 1/आयोटा ओमेगा C2। तो V नॉट इज इक्वल टू 1/आयोटा ओमेगा C2। इसमें से I1 मैंने कॉमन ले लिया, तो 1 माइनस क्या बन रहा है, I2/I1 बन रहा है। ठीक है, क्या बनेगा, 1 माइनस I2/I1, और इसे हम देते हैं इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं। क्या दे दी मैंने, इक्वेशन नंबर 3 दे दी। ठीक है, अब यहाँ देखना आप, ये एक धारा स्रोत है जिसकी दिशा क्या है, ऐसे है, यूं फ्लो हो रहा है A से G के बीच में, जबकि I1 को मैंने ऐसे मान लिया विपरीत दिशा में। तो ये दोनों धारा ही हैं, बस एक दूसरे के विपरीत दिशा में फ्लो हो रही है। तो हम इसको लिख सकते हैं, I1 किसके बराबर होगा, GM इंटू VBE के बराबर होगा, लेकिन कैसा होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, कैसा होगा, हमारे पास नेगेटिव होगा। I1 इज इक्वल टू माइनस GM इंटू VBE। तो हमारे पास V नॉट की जो वैल्यू है, आउटपुट वोल्टा जो आ रही है ना, निर्गत वोल्टा जो आ रही है, वो क्या बनेगी, 1/आयोटा ओमेगा C2 इंटू I1 की वैल्यू माइनस GM इंटू क्या, VBE। ठीक है, इंटू 1 माइनस क्या, I2/I1। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं, V नॉट जो है वो किसके इक्वल आएगा, माइनस के GM इंटू VBE अपॉन आयोटा ओमेगा C2 और 1 माइनस I2/I1। इसे दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 4। अब देखो
ये प्रवर्धक है, एम्पलीफायर है और इसका पुनर्निवेश हो रहा है। तो जब हम एम्पलीफायर यानी प्रवर्धक की बात कर रहे हैं और फीडबैक की बात करते हैं तो उसमें क्या निकालते हैं, ए निकालते हैं प्रवर्धक की लब्धि, और क्या निकालते हैं, पुनर्निवेश गुणांक यानी बीटा निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी वही निकालने वाले हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं क्या, प्रवर्धक की क्या लब्धि निकालते हैं, गेन निकालते हैं, जिसे हम किससे व्यक्त करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से। वो क्या होता है, निर्गत की वोल्टता यानी आउटपुट की वोल्टेज अपॉन निवेशी वोल्टता। ये कौन सा टर्मिनल होता है, बी, और ये कौन सा टर्मिनल होता है हमारे पास, ये यहाँ से ई होता है, ये है ना, बी और ई के बीच में वोल्टता लेते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर जो होती है निवेशी वोल्टता वो क्या होगी, वी बी ई होती है। कौन सी होती है, वी बी ई, है ना। और आपने देखा होगा ये ऐसे कनेक्ट था हमारे पास, तो ये ई होता है। देखना इसका जो बेसिक सर्किट हमने बनाया था प्रीवियस क्लास में, पूरा नीचे तक क्या होता है, कनेक्ट होता है ना। तो कोई बात नहीं, तो बी एरिया ई एरिया, तो ये वी बी ई वोल्टता होती है। बी और ई के बीच में ये कौन सी वोल्टता होगी, यहाँ निवेशी वोल्टता। वी नॉट की वैल्यू यहाँ पर कितनी होती है, माइनस जी एम इंटू वी बी ई, 1 माइनस क्या आई टू अपॉन क्या आई वन अपॉन आयोटा ओमेगा सी टू आ रहा है ना। और इसमें वी बी ई लिखते हैं, वी बी ई से वी बी ई क्या हो गया, कैंसिल हो गया। वी बी ई से वी बी ई क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो क्या बचेगा, अगर ये कैंसिल हो जाएगा तो ए की जो वैल्यू आएगी ना हमारे पास, वो क्या आएगी, माइनस जी एम आ रही है, माइनस जी एम आ रही है। ठीक है, माइनस जी एम आ रही है। और ऊपर क्या है, 1 माइनस आई टू अपॉन क्या आई वन अपॉन 1 माइनस आई टू अपॉन आई वन, और नीचे क्या है, आयोटा ओमेगा सी टू। एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपके ऑसिलेटर में से आएगा, इसमें से माइनस जी एम 1 माइनस आई टू अपॉन आई वन आयोटा ओमेगा सी टू। इसे हम देते हैं इक्वेशन नंबर 5। अब इसमें बीटा और निकालते हैं। बीटा क्या होता है, फीडबैक यानी पुनर्निवेश गुणांक कोफिशिएंट। बीटा जो होता है ना वो किसके इक्वल होता है, वी एफ अपॉन वी जीरो के। किसके इक्वल होता है, वी एफ अपॉन वी जीरो के। वी एफ क्या होता है, पुनर्निवेश वोल्टता होती है, और वी जीरो क्या होती है, निर्गत वोल्टता, फीडबैक वोल्टेज अपॉन आउटपुट वोल्टेज होती है। किसके इक्वल होता है ये, फीडबैक वोल्टेज अपॉन आउटपुट वोल्टेज। अब आप सबसे पहले समझना वी एफ की वैल्यू क्या होती है। देखो पुनर्निवेश वोल्टता क्या होगी, यहाँ से आ रही होगी और निवेश में जा रही होगी। ठीक है, ये क्या है, ये है हमारे पास ट्रांजिस्टर, प्रवर्धक है। और प्रवर्धक को हम किसके द्वारा व्यक्त करते हैं, एच प्राचल के द्वारा। ये एच आई होता है, और यहाँ होता है हमारे पास क्या, जी एम इंटू वी बी ई होता है या नहीं होता। तो ये जो पुनर्निवेश आ रहा होगा वो यहाँ आ रही होगी या नहीं आ रही होगी, वोल्टता वी एफ आ रही होगी, यहाँ आ रही होगी या नहीं आ रही होगी, आ रही होगी। इस ट्रांजिस्टर को, इस प्रवर्धक को इस एच प्राचल के द्वारा व्यक्त करते हैं। आउटपुट वोल्टता जो आ रही होगी वो यहाँ आएगी निवेशी में, जिसे हम बोलते हैं पुनर्निवेश वोल्टता। और ये जो पुनर्निवेश वोल्टता होगी, निवेश में कौन सा प्रतिरोध होता है, एच आई। तो एच आई के सापेक्ष जो वोल्टता होगी ना वो ही पुनर्निवेश वोल्टता होगी। तो देखो एच आई ई ये जुड़ा हुआ है, इसमें करंट कितनी फ्लो हो रही है, आई थ्री। तो इसके लिए वोल्टता क्या होगी, एच आई ई इंटू आई थ्री। तो ये वी एफ की जो वैल्यू है ना, ये अच्छे से पता होनी चाहिए कैसे निकली है। पुनर्निवेश वोल्टता मतलब जो पुनर्निवेश हुआ है,
और ये जो है सर्किट, इसका जो निवेश होगा ना, निवेश इनपुट होगा, उसको हम किससे दर्शाते हैं, याद करो, एच प्राचल। और एच प्राचल का निवेश क्या है यहाँ पर, एच आई, यानी कि जो वोल्टता यहाँ आएगी वो वी एफ यहाँ आ रही है, किसके सापेक्ष, एच आई। जो एच आई पर वोल्टता होगी ना वही वी एफ वोल्टता होगी। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। पुनर्निवेश वोल्टता हो गई क्या, वी एफ। तो वी एफ की वैल्यू हो गई एच आई इंटू आई थ्री। तो हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो बीटा क्या आ जाएगा हमारे पास फिर, ये तो कितना है, एच आई ई इंटू क्या, आई थ्री अपॉन एच आई इंटू आई थ्री। और वी नॉट की जो वैल्यू है ना वो मैं कौन सी काम में ले लेता हूँ, वी नॉट की वैल्यू हम काम में ले लेते हैं सिंपल वाली, सिंपल वाली ये रही। ठीक है, और इसमें क्या है हमारे पास, कुछ भी नहीं है, सिंपल वाली काम में ले लेते हैं क्योंकि आगे पता लगेगा। 1 अपॉन आयोटा ओमेगा सी टू, इसमें एक I1 है और 1 माइनस क्या है, I2 अपॉन I1 है। ठीक है, किससे, इक्वेशन 3 से। और भी ले सकते हो लेकिन इजी बनाने के लिए हम ऐसा ही ले लेते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या निकालते हैं, ए बीटा निकालते हैं। मैंने आपको बताया था कि स्वतः उत्सर्जन के लिए, यानी कि जो संकेत उत्पन्न होते हैं 2 लित्र में, उसके लिए बार्कहाउज़न कसौटी ए बीटा ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, है ना। तो ए बीटा की वैल्यू निकालते हैं। ए बीटा क्या होगा, ए बीटा कौन कौन सी इक्वेशन है, इसको इक्वेशन नंबर क्या दे देता हूँ, 6, 5 व 6 से। कौन कौन सी इक्वेशन से, 5 व 6 से। तो 5 क्या है, ये है हमारे पास 5, ये है, और 6 ये है। तो दोनों से हम वैल्यू निकालें, ए बीटा क्या आएगा, ए की वैल्यू माइनस जी एम, और क्या है 1 माइनस I2 अपॉन I1 अपॉन आयोटा ओमेगा C2 बन गया, आयोटा ओमेगा C2। ये तो ए की वैल्यू, और बीटा की वैल्यू कितनी है, एच आई ई इंटू क्या, I3 अपॉन 1 अपॉन आयोटा ओमेगा C2। ठीक है, इंटू I1 और 1 माइनस I2 अपॉन क्या, I1। क्लियर है ये वाली बात। ठीक है, आयोटा ओमेगा C2 से आयोटा ओमेगा C2 कैंसिल, 1 माइनस I2 अपॉन I1 से 1 माइनस I2 अपॉन I1 भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, इतना हो गया हमारे पास, बिल्कुल हो गया। अब देखो आगे कैसे करेंगे। तो ए बीटा की वैल्यू जो निकलने वाली थी हमारे पास वो क्या निकली है, माइनस क्या, जी एम, और एच आई ई आ रहा है, एच आई ई आ रहा है ना। और क्या बन रहा है, I3 अपॉन I1, इक्वेशन नंबर 7 बन गई है। कौन सी बन गई, इक्वेशन नंबर 7 बन गई। अब ये काम है नहीं इनका, तो इनको क्या कर देते हैं, हम हटा देते हैं। ठीक है, अब इक्वेशन 7 में I3 का मान रखो। समीकरण 2 से किसका मान रखने पर, I3 का मान रखने पर, तो I3 का मान रखेंगे तो ए बीटा इज इक्वल टू, I3 का रखो पहले ना, माइनस जी एम इंटू एच आई ई, नीचे क्या है I1 इंटू I3 का मान 2 से ये है 1 अपॉन 1 प्लस आयोटा ओमेगा C1 इंटू एच आई ई इंटू क्या I2।
अब I2 का मान यहाँ से रख दो, इक्वेशन फर्स्ट से किसकी वैल्यू रखने पर, I2 का मान रखने पर क्या आएगा, ए बीटा इज इक्वल टू माइनस जी एम इंटू एच आई ई अपॉन I1 इंटू 1/1 प्लस आयोटा ओमेगा C1 इंटू क्या, एच आई ई इंटू I2 की वैल्यू ये है 1 प्लस आयोटा ओमेगा C1 एच आई ई इंटू क्या, I1 अपॉन ये वाला पूरा पद, पूरा टर्म लिखेंगे 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर एल C2 प्लस आयोटा ओमेगा C1 प्लस C2 माइनस ओमेगा स्क्वायर एल C1 C2, ठीक है। और इन के बाहर ब्रैकेट क्या, एच आई ई, ठीक है, ये आ गया। 1 प्लस आयोटा ओमेगा C1 से ये कैंसिल और I1 से ये I1 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ से हमारे पास किसकी वैल्यू मिल गई, ए बीटा की वैल्यू, और जो ए बीटा आएगा ना वो क्या आएगा, देखो एच आई ई से एच आई ई भी क्या हो गया, कैंसिल। तो ए बीटा जो आएगा वो आएगा माइनस जी एम, ऊपर तो क्या बच रहा है, केवल माइनस जी एम बच रहा है न्यूमरेटर में, अपॉन एच आई कैंसिल, ये कैंसिल, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर एल C2, ठीक है, प्लस आयोटा ओमेगा C1 प्लस C2, और ये है माइनस ओमेगा स्क्वायर एल C1 C2। ये किसकी वैल्यू निकल के आ गई हमारे पास, ए बीटा की वैल्यू फाइंड आउट हो गई, ठीक है। तो इसको एक बार और लिख लेता हूँ, ए बीटा इज इक्वल टू माइनस जी एम अपॉन 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर एल C2 प्लस आयोटा ओमेगा C1 प्लस C2 माइनस ओमेगा स्क्वायर एल C1 C2। अब इसमें हमारे पास क्या होता है, इसमें ये जब कंडीशन हमारे पास बन जाती है, ठीक है, ये जो कंडीशन हमारे पास बन जाती है, इसमें हम बार्कहाउज़न कसौटी लगाते हैं। बार्कहाउज़न कसौटी, बार्कहाउज़न क्राइटेरिया, बार्कहाउज़न कसौटी यानी कि बार्कहाउज़न क्राइटेरिया, ये क्या कहता है हमारे पास कि जो हमारे पास टोटल कला विस्थापन होता है ना वो शून्य होना चाहिए। जैसे हमने निवेश कितना दिया था, ये, फिर ये CE प्रवर्धक होता था, ये 180 डिग्री का कलांतर उत्पन्न करता था। ये कोलपिट की बात कर रहा हूँ मैं, स्टार्टिंग में बताया था। फिर संधारित्र C1 द्वारा इसका पुनर्निवेश कराता था, ये भी 180 डिग्री का कलांतर उत्पन्न करता था। तो निवेशी संकेत और पुनर्निवेश संकेत के मध्य कला विस्थापन कितना था, कला विस्थापन कितना था हमारे पास, शून्य था। कला विस्थापन कितना होना चाहिए, शून्य होना चाहिए, ठीक है। अगर कला विस्थापन शून्य होगा ना तो उस स्थिति में जो आयोटा वाली टर्म है, आयोटा वाला पद है, वो क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए, ठीक है। यानी कि वास्तविक होना चाहिए ये मान। वास्तविक कब होगा, वास्तविक कब होगा ये टर्म, जब ये आयोटा वाला भाग क्या हो जाए, 0 हो जाए। वास्तविक होना चाहिए ना। तो हम आयोटा वाली टर्म जो है ओमेगा C1 प्लस C2
माइनस ओमेगा स्क्वायर एल C1 C2 को किसके इक्वल कर देंगे, 0 के इक्वल कर देंगे। बस कुछ मत करना, जब आपके पास ये बीटा निकल जाए ना तो आयोटा वाली टर्म को किसके इक्वल कर दो, 0 के। कर दिया, ठीक है कर दिया। तो अब देखो ये टर्म बन रही है हमारे पास, मैं यहाँ पर ऐसे लिखता हूँ ओमेगा C1 प्लस C2 और इस ओमेगा को इससे मल्टीप्लाई किया तो ओमेगा की पावर 3 L C1 C2 इज इक्वल टू 0। ओमेगा C1 प्लस C2 इज इक्वल टू ओमेगा की पावर 3 L C1 C2। ठीक है, तो C1 प्लस C2 इज इक्वल टू एक ओमेगा से एक ओमेगा कैंसिल, तो ओमेगा स्क्वायर L C1 C2। यहाँ से हम ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं तो क्या आएगा 1 अपॉन L और C ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकाल रहे हो ना, किसकी वैल्यू निकाल रहे हो, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकाल रहे हो ना। तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकलेगी, C1 प्लस C2 तो कहाँ जाएगा ऊपर, C1 प्लस C2 नीचे L आ गया और C1 C2 आ गया। ठीक है, अब देखो ये हमारे पास ये टर्म बन रही है, अगर मैं इसको ऐसे सोल्व करूँ इस C1 C2 वाली टर्म को, 1 अपॉन C इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। 1 अपॉन C इसको हम सोल्व करें C1 C2 तो C1 प्लस C2, तो ऊपर C1 प्लस C2 अपॉन C1 C2 इसको हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन L इंटू 1 अपॉन C लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम ओमेगा लिखेंगे तो 1 अपॉन क्या आ जाएगा, रूट LC आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें जो आवृत्ति होती है ना, फ्रीक्वेंसी होती है ना, उसी का ही क्या निकालना होता है, मान निकालना होता है। अब देखो ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है 2 पाई f इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट क्या LC। तो यहाँ से f की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या आएगी 1 अपॉन 2 पाई रूट LC आएगी। तो ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला निकल गया हमारे पास, किसके लिए निकला है ये हमारे पास, कोलपिट दोलित्र के लिए। तो ये प्रूव कराया जाता है एग्ज़ाम में कि इसको आप प्रूव कीजिए। ठीक है, अब क्या होगा, क्योंकि आपने ये काल्पनिक भाग 0 मान लिया तो a बीटा जो है ना वो किसके इक्वल आएगा, माइनस GM अपॉन 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर L C2 के इक्वल आएगा। ठीक है, तो a बीटा क्या लिख सकते हैं, माइनस GM अपॉन 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 1 अपॉन LC लिख सकते हैं, इनटू क्या आएगा ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू LC लिख सकते हैं। ठीक है, और C ध्यान रखना क्या होता है 1 अपॉन C ये होता है। ठीक है, तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, LC लिख सकते हैं। और ऊपर क्या है L इंटू C2 है, ऊपर क्या है L इंटू C2, L से क्या कैंसिल हो गया, L कैंसिल हो गया। तो a बीटा किसके इक्वल लिख सकते हैं, माइनस GM अपॉन 1 माइनस C2 अपॉन C के। ठीक है, और भी हम इसमें क्या कर सकते हैं, वैल्यू पुट कर सकते हैं, है ना, सोल्व कर सकते हैं इसको हम, तो करना चाहो तो कर लो। बस इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, स्वतः उत्तेजन के लिए यानी कि अपने आप ही संकेत उत्पन्न होने के लिए a बीटा हमेशा ज़्यादा होना चाहिए किससे, 1 से। ठीक है, a बीटा इज ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। तो ये जो हमारे पास दोलित्र है, ऑसिलेटर है, ये कौन सा दोलित्र है, कोलपिट दोलित्र है।
एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है। और ध्यान रखना, कोई भी यूनिवर्सिटी हो उसमें 2 लीटर का एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। ठीक है, इसमें भी हम 3 से 4 2 लीटर पढ़ने वाले हैं ऑसिलेटर, और उनमें से एक 2 लीटर फिक्स है, पूरा डेरिवेशन आने वाला है 101%। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, बस तरीका याद रखना है, 2-3 बार करोगे, 2-3 बार करना है ना, उसके बाद ये याद हो जाएगा डेफिनेटली। मैथमेटिकल है, बीच में बस हमको याद क्या रखना है, जैसे बीटा की वैल्यू निकालनी है, ए की वैल्यू निकालनी है, ए बीटा की वैल्यू निकालनी है, बस। फिर इसमें काल्पनिक भाग जो होता है उसको 0 करना है, बन जाएगा बस। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।